हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी की क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने 45 क्वेश्चंस यहां पे सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके आने वाले वीडियो री एग्ज़ाम के लिए या इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास बेहद हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए हैं, परिपत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। तो परिपत्र की बात करते हैं, इसमें से क्या नहीं होता है? पृष्ठांकन नहीं होता, या विषय या अधिकारी का पदनाम, या संबोधन। तो दोस्तों, परिपत्र क्या होता है? तो जब कोई सूचना या कोई आदेश एक साथ कई अधिकारियों या कार्यालयों को भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। तो ये जो है कई अधिकारियों को या कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है, तो इसमें संबोधन नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, संबोधन नहीं होता है। बाकी अधिकारी का नाम और पदनाम उसका वो रहेगा, विषय भी रहेगा, पृष्ठांकन या पत्र संख्या भी रहेगी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, संबोधन नहीं रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है। तो दोस्तों, नियम या कोई आदेश हो, अधिकार या नियुक्ति संबंधी जो प्रकाशित सूचना होती है गजट में, उसको बोलते हैं अधिसूचना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अधिसूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिसूचना या विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, कार्यालय आदेश में सबसे पहले होता है। तो कार्यालय आदेश में सबसे पहले क्या होता है? कार्यालय का नाम होता है, या आदेश की संख्या, या अधिकारी का नाम, या संबोधन। तो दोस्तों, कार्यालय आदेश क्या होता है? कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय या सरकारी संस्थान या व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने जो अधीनस्थ प्राधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनको विभिन्न सेवा संबंधी मामले, जैसे कि अवकाश स्वीकृति या अनुशासनात्मक मामले जो होते हैं, या किसी प्रकार की अपील या प्रत्यावेदन पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसको जो है जारी किया जाता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो उसको बोलते हैं कार्यालय आदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका प्रारूप दिया गया है। कार्यालय आदेश का प्रारूप, सबसे पहले विभाग का नाम या जो है कार्यालय का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद जो है अनुभाग संख्या अगर कोई है तो वो लिखी जाएगी, और फिर जो है आदेश संख्या, दिनांक और स्थान, और फिर जो है जो मैटर है वो लिखा जाएगा। और फिर आज्ञा से, तो जो भी अधिकारी होंगे जिनकी आज्ञा से जारी किया जा रहा होगा उनका नाम और उनका हस्ताक्षर और पदनाम। ठीक है, ये जो है फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा? कार्यालय का नाम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कार्यालय का नाम सबसे पहले इसमें होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों पद्मावत की बात करते हैं, ये जो है किसकी रचना है? जसवंत सिन्हा, या मलिक मोहम्मद जायसी, या कुतुब्बन, या प्राणचंद्र चौहान। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो रचना है पद्मावत, ये किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया है, परमोदार्य में कौन सी संधि है? परमोदार्य में कौन सी संधि बताना है? गुण संधि है, या वृद्धि संधि, या यण संधि, या अयादि। तो दोस्तों अगर दूसरे या तीसरे अक्षर पर आपको डबल मात्रा दिख जाए, चाहे ए की मात्रा दिख जाए या ओ की मात्रा दिख जाए, वहाँ पे ज़्यादातर जो है वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का रूल क्या होता है? तो अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल होता है ए या ए से, तो वो बन जाता है ए। और इसी तरह से छोटा आ या बड़ा आ का मेल अगर होता है ओ या औ से, तो बन जाता है क्या? ओ। तो ये रूल होता है। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम, धन, औदार्य। तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे औ, आ और औ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, तो परमोदार्य हो जाएगा, परमोदार्य। और इसी तरह से जो है एक, धन, एक, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए, आ और ए का मेल होगा तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा। तो यहाँ पे एक एक हो जाएगा, एक एक। या जो है धर्म, धन, ऐक्य, धर्म, धन, ऐक्य। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए,
तो धर्मैक्य हो जाएगा, धर्मैक्य। इसी तरह से सदाधन एव, सदाधन एव होता है, सदाधन एव, ये जो है क्या बन जाएगा, सदैव। यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे ए, तो क्या बन जाएगा, सदैव। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल का दुश्मन होना, इसका जो है अर्थ क्या हो जाएगा, किसी का शत्रु होना। तो किसी का शत्रु होना के लिए जो है मुहावरा हो जाएगा आंखों का कांटा होना। बहुत चालाक होना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, शैतान के कान कतरना, शैतान के कान कतरना। महामूर्ख होना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आएगा, महामूर्ख होना, यानी कि अक्ल का दुश्मन होना। तो यही जो है इसका राइट आंसर आएगा। बाकी जो है मित्र होना के लिए जो है क्या हो सकता है, दांत काटी रोटी होना। मित्र होना के लिए दांत काटी रोटी होना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा दंत वर्ण नहीं है। दंत की बात करते हैं तो ता वर्ग, ता वर्ग के सारे व्यंजन आ जाते हैं दंत में। और इसके अलावा जो है आप याद रखेंगे जलसा, जलसा, जा ला सा, ठीक है। ता से होता है तंबू, तंबू में क्या होता है, जलसा होता है, ठीक है। तो ता वर्ग के पांचों व्यंजन हो जाएंगे, ता था दा धा ना। और इसके अलावा ये नुक्ता वाला जो जा होता है, और इसके अलावा ला और सा, ये सभी दंत में आते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये ना जो है ता वर्ग का हो जाएगा, ता हो जाएगा, और दा हो जाएगा। टा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टा जो है किस वर्ग का है, तो टा वर्ग जो है मूर्धन्य होता है। टा वर्ग के सारे व्यंजन क्या होते हैं, मूर्धन्य, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब दिया गया है पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। सुधा, सुधा जो है किसका पर्यायवाची होता है, अमृत का। इंद्रा, यहाँ पे इंद्रा दिया गया है, तो इंद्रा जो है इंद्र की पत्नी को कह सकते हैं इंद्रा, तो ये तो होगा नहीं। दुहिता, दुहिता यहाँ पे राइट आंसर देगा। बाकी जो है भानुजा की बात करते हैं, तो भानुजा मतलब भानुजा जो है यमुना का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दुहिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे तनया और सुता और आत्मजा, आत्मजा। तो अगर इसमें से आ की मात्रा हटा देते हैं सभी से, जैसे तनय, सुत या आत्मज, तो ये सब जो है पुत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, और आ की मात्रा लगी रहेगी, तनया, सुता, आत्मजा, दुहिता, तो ये सब जो है पुत्री के पर्यायवाची होंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो गिरधर, गिरधर का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गिर को धारण करने वाले, गिर को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात जो है श्री कृष्ण। तो गिरधर मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण जी को गिरधर कहते हैं, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक अन्य पद की प्रधानता होती है। तो जो भी सामासिक पद एक अलग अर्थ की ओर संकेत करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पे ना गिरि प्रधान है ना धर, बल्कि जो है एक अलग पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। दिया गया है उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें हो जाएगा उल्लेख। उल्लेख अलंकार में क्या होता है, जहाँ पे एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो है शरीर, शरीर का वर्णन किया जा रहा है। नवल मतलब नया है, सुंदर है, श्याम है, श्याम मतलब सांवला है। तो शरीर का वर्णन जो है कई तरीके से किया जा रहा है, नवीन, सुंदर और श्याम, तो इसलिए यहाँ पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, विधुर। विधुर किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे विपत्नीक हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, उसके लिए जो है एक शब्द होगा विपत्नीक। वियोगी किसको कहते हैं, तो किसी के वियोग में अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको बोलेंगे वियोगी, और अपत्नीक भी नहीं होगा, विपत्नीक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए अध्यूढ़ा किसको बोलते हैं, अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा बोलते हैं जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, जिसका
जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, दूसरा विवाह कर ले, उसको क्या बोलेंगे? अध्युरा बोलेंगे। और जिसका पति विदेश गया हो उसको क्या बोलेंगे? तो प्रोसित पतिका, प्रोसित पतिका, जिसका पति विदेश गया हो, जिसका पति विदेश गया हो। और इसी तरह जो है एक वर्ड याद रखेंगे, प्रवर्त्य पतिका, प्रवर्त्य पतिका। तो प्रवर्त्य पतिका किसको बोलते हैं? जिसका पति विदेश जाने वाला हो, विदेश जाने वाला हो। प्रोसित पतिका जिसका पति विदेश गया हो, और प्रवर्त्य पतिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो, उसको बोलेंगे प्रवर्त्य पतिका। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है पलंग शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो पलंग का आपको क्या बताना है? तत्सम। प्लंग होगा या परमंग या जो है प्लवंग या पर्यंक। तो दोस्तों पलंग का तत्सम होता है पर्यंक, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है पर्यंक। और इसके अलावा बताइए दाद का तत्सम क्या होगा? नेवला का तत्सम क्या होगा? और तिरछा, तिरछा का तत्सम बताइए क्या होगा? और इसके अलावा थाली, थाली का तत्सम क्या होगा? तो दोस्तों दाद का तत्सम होता है दंद्रु। और इसके अलावा नेवला, नेवला का तत्सम क्या हो जाएगा? नकुल। तिरछा का क्या होगा? तिरश्च, तिरछा का हो जाएगा तिरश्च। और थाली का जो है याद रखेंगे स्थाल। फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन इसका पर्यंक राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आपको बताना है क्या हो जाएगा? विभावना या यमक या अतिशयोक्ति या दृष्टांत। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार कहाँ पे होता है? तो जब किसी बात की प्रामाणिकता के लिए कोई दूसरी बात कही जाए तो वहाँ पे क्या होता है? दृष्टांत अलंकार। मतलब किसी बात को सही साबित करने के लिए एक दूसरी बात कही जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? दृष्टांत। जैसे यहाँ पे करत करत अभ्यास ते जड़मत होती सुजान, यानी कि अभ्यास करते करते जो जड़मति यानी कि मूर्ख बुद्धि होता है वो भी सुजान हो जाता है, यानी कि ज्ञानी हो जाता है। और इस बात को सत्यापित करने के लिए जो है यहाँ पे कहा गया रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी कि जिस तरह से रस्सी के आने जाने से सिल यानी कि पत्थर, पत्थर पर निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात को साबित करने के लिए जो है दूसरी बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब दिया गया है सरसों शब्द का तत्सम है। सरसों का आपको तत्सम बताना है क्या होगा? ये वाला सरसों होगा या सरसप या सच्चक या श्लाका। तो दोस्तों सरसों का हो जाएगा सरसप, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा सरसप। और इसके अलावा सच्चक, सच्चक जो है किसका तत्सम होता है? तो सच्चक होता है सांचा का, सांचा। और श्लाका ये जो है सलाई का, सलाई क्या होती है? जो पहले स्वेटर बिना जाता था जिससे, उसको सलाई बोलते थे, तो ये जो है श्लाका, इसका तत्सम हो जाएगा। इसके अलावा बताइए जो है सियार का तत्सम क्या होगा? सियार का तत्सम क्या होगा? और सांवला का तत्सम क्या हो जाएगा? तो सियार का हो जाएगा श्रृंगाल, क्या हो जाएगा? श्रृंगाल। और सांवला का क्या हो जाएगा? श्यामल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिया गया है जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है या उपमा अलंकार है या मानवीकरण है या रूपक अलंकार है? तो जगी वनस्पतियां अलसाई, वनस्पतियां जगी और क्या करी? अलसाई, यानी कि आलस किया उन्होंने। मुख धोती शीतल जल से, और ठंडे पानी से मुंह धोते हुए वनस्पतियां जगी और अलसाई। तो यहाँ पे अलंकार हो जाएगा मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण कहाँ पे होता है? जब अमानव में, अमानव यानी कि जो मनुष्य नहीं है, अमानव में मानवीय गुणों का, मानवीय गुणों का आरोप जहाँ पे किया जाएगा वहाँ पे हो जाएगा कौन सा अलंकार? मानवीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दिया है आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो आग पर पानी डालना क्या होगा? झगड़ा मिटाना या जलते घर को बचा लेना या कुछ भी जलने न देना या आग बुझाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा झगड़ा मिटाना।
और झगड़ा बढ़ाना के लिए जो है क्या मुहावरा होगा, तो झगड़ा बढ़ाना के लिए हो जाएगा आग में घी डालना। ठीक है, आग में घी डालना यानी कि झगड़ा बढ़ाना, और आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है। तो कबीर दास की जो वाणियाँ हैं उसकी भाषा क्या होगी, सदुक्कड़ी या व्रज या मैथिली या अवधी। तो कबीर दास की वाणियों की भाषा है मिश्रित टाइप की, खिचड़ी टाइप की भाषा है, और इसको कहते हैं सदुक्कड़ी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, सदुक्कड़ी भाषा है। और कबीर दास की बात करते हैं तो ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं आप याद रखेंगे, सबद, सबद, बीजक और साखी, साखी हो जाएगी, और इसके अलावा जो है रामायणी। ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे सदुक्कड़ी फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन में समास बताना है। त्रिभुवन यानी कि 3 भवनों का समूह। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। तो पहला पद जहाँ पे संख्यावाचक होता है वहाँ पे होता है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे त्रिफला, त्रिफला में भी 3 फलों का समूह, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, द्विगु समास। चौराहा यानी कि 4 रास्तों का समूह हो जाएगा। और इसके अलावा अठन्नी में बताइए कौन सा समास होगा, अठन्नी। तो अठन्नी में 8 आनों का समूह, ये भी जो है द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नवग्रह, नवग्रह भी 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ पे भी द्विगु समास हो जाएगा। और चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज में बताइए जो है कौन सा समास हो जाएगा। या बारहसिंगा में बताइए कौन सा समास होगा, बारहसिंगा। तो चतुर्भुज और बारहसिंगा इसमें जो है द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। चतुर्भुज का अर्थ होता है विष्णु जी, विष्णु जी को कहते हैं 4 भुजाओं वाले देवता कौन है, विष्णु जी, तो उनको बोलते हैं चतुर्भुज। और बारहसिंगा, तो बारहसिंगा का अर्थ ये नहीं होता है 12 सींगों का समूह, बल्कि एक जानवर को कहते हैं बारहसिंगा, जो है एक जानवर होता है। तो ये भी अलग अर्थ दे रहा है। बारहसिंगा का ये मतलब नहीं होता कि 12 सींगों का समूह। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कोई अलग अगर अर्थ दे रहा होगा तो वहाँ पे जो है द्विगु नहीं होगा बल्कि बहुव्रीहि हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो स्वर्गारोहण, इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्वर्ग धन आरोहण, स्वर्ग धन आरोहण। और यहाँ पे जो है क्या है, आ है, और यहाँ पे जो है बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्वर्ग धन आरोहण। कौन सी संधि है यहाँ पे, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी। तो दीर्घ स्वर संधि का रूल क्या होता है, तो अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल होगा, छोटा आ या बड़ा आ किसी से भी, तो हमेशा जो है बड़ा आ ही बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। इसी तरह छोटी ई या बड़ी ई हो इधर, और इधर भी छोटी ई या बड़ी ई हो, हमेशा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो और इनका मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो हमेशा बड़ा ऊ बनेगा। और री का मेल होगा री से, तो इसमें तो दीर्घ री होता नहीं, री ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे री वाला देखते हैं, तो मात्र, मात्र धन ऋण, तो इधर भी री है और इधर भी री है, क्या बन जाता है, मातृण, मातृण बन जाता है। और इसी तरह जो है भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा, इधर जो है बड़ा ऊ है और इधर भी बड़ा ऊ है तो क्या बन जाएगा, भूष्मा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बड़ा ऊ आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ग धन आरोहण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिए गए हैं तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों तालव्य की बात करते हैं। तालव्य कौन सा वर्ग होता है, तालव्य, तो चा वर्ग, चा वर्ग के सारे व्यंजन होते हैं तालव्य। और इसके अलावा याद रखेंगे चा से क्या होता है, चम्मच, चम्मच से खाएगा यश,
और चम्मच उसके तालू में लग गई तो कैसे चिल्लाएगा? ई। ठीक है, ई चिल्लाएगा। तो चा वर्ग के सारे व्यंजन और इसके अलावा या और ये तालव्य सा, ये भी तालव्य होते हैं और दोनों ई होते हैं तालव्य। ठीक है, तो इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महाप्राण, आपको बताना है तो महाप्राण जो सम संख्या पर होते हैं, यानी दूसरे और चौथे नंबर पर किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे स्थान पर जो वर्ण आते हैं वो महाप्राण होते हैं। और अल्पप्राण जो है जो विषम संख्या पर होते हैं, यानी पहले और तीसरे और पांचवें नंबर पे। और अगर बात करते हैं अघोष की, तो अघोष जो है कौन से व्यंजन होते हैं? तो पहले और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं अघोष। और घोष या सघोष जिनको बोलेंगे वो जो है तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं घोष या सघोष। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पे ठा, ये जो है चा वर्ग का है, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पे छा, ये चा वर्ग का है, और झा ये भी चा वर्ग का है, चा छा जा झा। और था जो है ये ता वर्ग का है, और ठा जो है टा वर्ग का हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन से हट जाएंगे। और इसके अलावा क्या बताना था? महाप्राण। तो छा जो है चा छा दूसरे नंबर पे है, तो ये महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि जो सम संख्या पे होते हैं वो महाप्राण होते हैं। और झा की बात करते हैं तो ये चा छा जा झा चौथे नंबर पे हो जाएगा, तो ये भी महाप्राण है। अब घोष अघोष में देखना है, तो अघोष कौन सा है छा और झा में से? तो अघोष जो है पहला और दूसरा नंबर वाला होता है, तो यहाँ पे छा ये दूसरे नंबर पे है, ये हो जाएगा अघोष। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना है। त्योहार, तो क्या ये त्योहार की वर्तनी सही है? तो दोस्तों त्योहार में अ की मात्रा नहीं होती है बल्कि ओ की मात्रा होती है। त्योहार डबल मात्रा नहीं होगी, त्योहार ये जो है सही वर्तनी होती है। और अलौकिक, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है, अ की मात्रा होगी अलौकिक। और अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति, क्या ये अतिशयोक्ति सही है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ये आधा सा करके एग्जाम में देता है तो वो वाला गलत होता है। अतिशयोक्ति इसमें पूरा सा होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी बर्तन, बर्तन की ये वर्तनी जो है अशुद्ध होती है, बर्तन की सही वर्तनी होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अतिशयोक्ति। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस की बात करते हैं, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय, भय होता है भयानक रस का, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्रोध हो जाएगा ऑप्शन बी। रति जो है श्रृंगार रस का होता है, श्रृंगार रस का हो जाएगा रति। और शोक जो है करुण रस का, करुण रस का हो जाएगा शोक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दोस्तों आपको दिया गया है मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य, मूर्धन्य जो है कौन सा वर्ग होता है? टा वर्ग। टा वर्ग के सारे व्यंजन क्या होते हैं? मूर्धन्य। और टा से टमाटर कौन खाएगा? ऋषि खाएगा, तो री और ये मूर्धन्य सा। तो टा वर्ग में जो है टा वर्ग के सारे व्यंजन हो गए, ये मूर्धन्य होते हैं। और मूर्धन्य जो है कौन सा? री जो है एक स्वर हो जाएगा, ये भी मूर्धन्य होता है। और ये जो सा होता है मूर्धन्य सा इसको बोलते हैं, तो ये भी जो है मूर्धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है टा वर्ग के जो व्यंजन है जैसे कि ठा और ढा, बाकी भा जो है पावर का हो जाएगा, नहीं होगा। छा जो है चावर का हो जाएगा। तो ठा और ढा में देख रहे हैं जो मूर्धन्य भी हो महाप्राण भी हो, तो महाप्राण जो कि दूसरे और चौथे नंबर वाले हो जाते हैं, दूसरे चौथे नंबर वाले महाप्राण हो जाएंगे। और अघोष जो है पहले और दूसरे वाले, तो ये महाप्राण हो गए। और अघोष जो है अघोष पहले और दूसरे वाले। तो यहाँ पे ठा टा ठा दूसरे नंबर पे है, तो ये अघोष हो जाएगा और महाप्राण भी होगा। और ढा जो है महाप्राण तो है क्योंकि ये चौथे नंबर पे है, लेकिन ये जो है घोष हो जाएगा, अघोष नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन इसका ठा इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं विशेषण की, विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? विशेषण। और इसके जो है चार भेद हो जाते हैं। एक हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? तो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष या अवस्था या रंग रूप आदि का बोध कराते हैं वो होते हैं गुणवाचक। इसके बाद हो जाएगा संख्यावाचक, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उनको बोलते हैं संख्यावाचक। तो इसमें जो है जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं
उनकी विशेषता जो बतलाएंगे वो होंगे संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि 3 आदमी या कुछ आदमी, कुछ गायें। तो इसमें भी 2 भेद हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक एक हो जाएगा और एक जो है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्या में संख्या निश्चित होगी, जैसे कि 2 आदमी, 3 गायें। तो यहाँ पे 2 या 3 ये सब क्या हो जाएंगे निश्चित संख्यावाचक में। और अनिश्चित में जो है संख्या निश्चित नहीं होगी, जैसे कि कुछ आदमी या कुछ गायें। तो ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। और इसके बाद हो जाएगा परिमाणवाचक, जो मात्रा का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण जो मात्रा का बोध कराते हैं उनको बोलेंगे परिमाणवाचक। तो जो वस्तुएं माप तोल करके आती हैं उनकी विशेषता जो बतलाएंगे वो क्या हो जाएंगे परिमाणवाचक। और इसमें भी 2 भेद हो जाएंगे, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक जो है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे, जैसे कि 2 लीटर दूध या 2 किलो आलू, ये सब जो है निश्चित परिमाणवाचक में हो जाएंगे। और अनिश्चित में जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराएंगे, जैसे कि बहुत सारा आलू या ज़्यादा आलू या थोड़ा आलू, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक में हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है सार्वनामिक, चौथा भेद हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो अगर किसी संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा, ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, तो ज़्यादा व्यस्तता संख्या तो बता नहीं रही, तो यहाँ पे ये हो जाएगा परिमाणवाचक। और कैसा परिमाणवाचक, तो ज़्यादा या कम ये सब जो है अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा अनिश्चित परिमाण, यहाँ पे परिमाण होगा परिमाणवाचक। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ पे कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। और इसके 5 भेद होते हैं, यहाँ पे 4 भेद दिए गए हैं। 5वां कौन सा हो जाएगा, तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा 5वां, यहाँ पे अंत्यानुप्रास। तो लाटानुप्रास की बात करते हैं। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, इसमें जो है एक शब्द की आवृत्ति होती है बार बार, लेकिन अर्थ जो है सेम रहता है, वहाँ पे होता है लाटानुप्रास। जैसे कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। और अगली लाइन है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब यहाँ पे पूत जो है बार बार रिपीट हुआ, मतलब 2 बार आया, और तो जो है 2 बार आया, और का भी 2 बार आया, धन भी 2 बार आया, संचय भी। लेकिन दोनों बार अर्थ अलग नहीं है। अर्थ अलग होता तब तो जो है यमक अलंकार हो जाता, लेकिन अर्थ भी सेम रहेगा और जो शब्द है वो भी रिपीट होगा, तो वहाँ पे जो है लाटानुप्रास हो जाता है। श्रुत्यानुप्रास यहाँ पे राइट आंसर होगा। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, इसमें एक ही वर्ग के वर्ण बार बार रिपीट होते हैं, वहाँ पे होता है श्रुत्यानुप्रास। यानी कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, या हम कह सकते हैं एक ही वर्ग के। अगर का वर्ग है तो सारे जो वर्ण होंगे बार बार रिपीट होंगे, जो वो का वर्ग के ही होंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, दिनांत था, दिनांत था, दीनानाथ, दीनानाथ डूबते। आगे भी लाइन है लेकिन इसी में आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे दा हो गया, ना हो गया, ता हो गया, ये सभी टावर के व्यंजन हो जाएंगे। था ये भी टावर का है, यहाँ भी दीनानाथ में दा ना था, ये भी जो है टावर का हो जाएगा। अब डूबते ये तो अलग वर्ग का हो जाएगा, डा और बा, लेकिन टा फिर से जो है टावर का आ गया। तो आप देख रहे हैं टावर के व्यंजन यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक ही वर्ग के व्यंजन जब रिपीट होंगे तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। छेकानुप्रास में क्या होता है, तो इसमें जो है एक वर्ण 2 बार आता है, इसमें एक वर्ण 2 बार आता है। जैसे कि अति आनंद मगन महतारी। तो यहाँ पे माँ और माँ 2 बार आ गया, और अति आनंद, तो यहाँ पे भी आज और आ दोनों लगभग मिलते हुए हैं। अति आनंद मगन महतारी, तो 2 बार जब रिपीट मतलब 2 बार आएंगे वर्ण, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा छेकानुप्रास। और वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, तो वृत्त्यानुप्रास में एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे रा आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, रघुपति राघव राजा राम। तो एक ही वर्ण जब बार बार रिपीट होगा तो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। और अंत्यानुप्रास में क्या होगा, अंतिम वर्ण बार बार रिपीट होता है। जैसे कि कहत
नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, रीझत खिजत, खिलत लजियात, खिलत लजियात। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंतिम वर्ण ता, यहाँ पे कहत नटत रीझत खिजत खिलत लजियात, ता जो है अंतिम वर्ण जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है श्रुत्यानुप्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है निस्तब्ध का विलोम क्या होगा। तो निस्तब्ध का मतलब क्या होता है, एकदम शांत, इसका विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है झंकृत, तो झंकृत जो है इसका राइट आंसर होगा, निस्तब्ध का विलोम हो जाएगा झंकृत। बाकी जो है तंद्रा, तंद्रा का विलोम क्या होगा, तंद्रा मतलब नींद, तंद्रा का विलोम हो जाएगा जागरण। तारुण्य, तारुण्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा वार्धक्य, वार्धक्य जो है इसका विलोम हो जाएगा धृष्ट, धृष्ट का विलोम क्या होगा नम्र, नम्र या विनम्र। तो फिलहाल यहाँ पे झंकृत इसका राइट आंसर होगा निस्तब्ध का विलोम। फिर अगला है दिया गया है मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, में या पर। अपादान की क्या होती है, से, लेकिन अलग या दूर जाने के संबंध में, अलग या दूर जाने के संबंध में। और संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, संबंध कारक की होती है का की के या नानी ने या रारी रे। और संप्रदान कारक की क्या होती है के लिए या कभी कभी को जो है देने के अर्थ में, देने के अर्थ में जब कोई चीज़ दी जाती है लेकिन वापस नहीं ली जाती, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है अगर को आया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, तो के लिए आया है, के लिए जो है संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है जो कहीं जाकर लौट आया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो कहीं जाकर लौट आया हो इसके लिए एक शब्द बताना है प्रत्युक्त। प्रत्युक्त जो है, प्रत्युक्त का अर्थ होता है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, कहा हुआ यानी किसी चीज का आपने उत्तर द्वारा खंडन किया, कोई बात है उसका उत्तर आपने दिया और उत्तर द्वारा उस बात का आपने खंडन किया, तो जो आपने खंडन करने के लिए कहा वो हो जाएगा प्रत्युक्त। अगला ऑप्शन है प्रत्यागत, तो प्रत्यागत यहाँ पे राइट आंसर है, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यागत। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति ये जो है किसके लिए होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात को या किसी युक्ति को सोच ले, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात को या तरीके को, युक्ति को सोच ले, उसको वो क्या बोलेंगे प्रत्युत्पन्नमति। प्रष्टव्य किसको बोलते हैं, तो प्रष्टव्य प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, ऐसा कुछ जिसको प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है उसको बोलेंगे प्रष्टव्य। तो फिलहाल यहाँ पे प्रत्यागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची नहीं है। उपमा का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है, तुलना, मिलान, सादृश्य या मिलावटी। तो यहाँ पे मिलावटी इसका राइट आंसर होगा। उपमा का पर्यायवाची तुलना हो जाता है, मिलान हो जाता है, सादृश्य हो जाता है, इसके अलावा समानता भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मिलावटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। गुंडागर्दी करना नहीं होगा, गलत ढंग से कमाई भी नहीं होगा, बहुत कंजूस होना। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत कंजूस होना। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है प्रियतम को समक्ष पाकर कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा है या रूपक है या विरोधाभास है या विभावना। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा विरोधाभास। प्रियतम को समक्ष पाकर कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, तो जहाँ पे जो है जब दो विपरीत बातें एक साथ दर्शाई जाएंगी वहाँ पे क्या होगा, विरोधाभास। तो प्रियतम को समक्ष पाकर कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, तो न जा सकी न ठहर सकी ये दो विरोधी बातें हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा।
और विभावना में क्या होता है, जहाँ पे बिना कारण के काम का होना पाया जाए वहाँ पे विभावना होता है। जैसे कि बिन पग चले सुने बिन काना, यानी कि बिना पैर के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं, तो यहाँ पे विभावना हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। दे रहे तिरस्कार, आयुर्वेदिक, मंत्रिमंडल, सौंदर्यता। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी है केवल तिरस्कार की। बाकी आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक नहीं होता, आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक। यहाँ पे जो है रा वा के ऊपर लगेगा। ये जो रा होता है इसको कौन सा रा बोलते हैं? रेफ वाला रा। तो रेफ वाला जो रा होता है, तो जहाँ पे इसका उच्चारण होता है उसके अगले शब्द पर इसको लगाया जाता है। तो आयु के बाद जो है इसका उच्चारण हो रहा है, तो अगले शब्द पर वा पर जो है ये रा लग जाएगा, आयुर्वेदिक। मंत्रिमंडल, ये भी गलत है। मंत्रिमंडल जो है इस तरह से लिखा जाता है, मंत्रिमंडल। और सौंदर्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता, या तो सुंदरता होता है या सौंदर्य, सौंदर्य। तो फिलहाल यहाँ पे पहला ऑप्शन तिरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है गरुड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? खगेश, मघवा, पक्षीनाथ, जातवेद। तो गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा खगेश। मघवा जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है, पक्षीनाथ नहीं होगा। जातवेद जो है किसका पर्यायवाची होता है? ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। और एक जो है जात रूप होता है, जात रूप किसका पर्यायवाची होता है? तो जात रूप होता है सोना, स्वर्ण या सोना। तो खगेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा गरुड़ के पर्यायवाची आप याद रख सकते हैं, पन्नगारी, पन्नगारी, उर्गारी, उर्गारी। और इसके अलावा वातने, वातने, और सुपर्ण, सुपर्ण हो जाएगा। और इसके अलावा हरियान, हरियान। तो ये जो है कुछ हो जाएंगे गरुड़ के पर्यायवाची। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? दिया गया है सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वो पढ़कर सो गया, तो पढ़ने के बाद तुरंत वो सो गया, पढ़कर सो गया, एक काम को समाप्त किया पढ़ने का और फिर जो है सो गया। तो पहली क्रिया क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। पढ़कर यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया के भेद होते हैं, एक तो सहायक क्रिया हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया, और इसके अलावा प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया को सहायता प्रदान करती है, जैसे कि वह जा रहे हैं, वह जा रहे हैं। तो जाना जो है मुख्य क्रिया हो जाएगी, लेकिन ये सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो ये सहायक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? तो संयुक्त क्रिया जो है दो क्रियाओं से मिलकर के बनती है, दो क्रियाओं से मिलकर के बनती है। जैसे कि वो खाने लगा, वो खाने लगा। तो खाना और लगना दो क्रियाएं हैं, उससे बनी वो खाने लगा। तो यहाँ पे जो है ये खाने लगा, ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया हो ही गया। नाम धातु क्रिया जो है, तो ऐसी क्रिया जो कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे कि हाथ, हाथ से बन गया हथियाना, हाथ से बन गया हथियाना। और जैसे अपना से बन गया अपनाना। तो ये सब जो है क्या हो जाएंगी? नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें जो है ऐसी क्रिया जिसके द्वारा बोध होता है कि काम दूसरे से कराया जा रहा है, जैसे कि लिखाया या लिखवाया या पढ़वाया या पढ़ाया, ये सब जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो जिसकी दो माताएं हों उसके लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा? द्वय मातुर या द्वय मातृका या सौतेला या द्विमाता। तो जिसकी दो माताएं हों उसके लिए जो है एक शब्द हो जाएगा द्वय मातुर। ऐसा व्यक्ति जिसकी दो माताएं हों उसको बोलेंगे द्वय मातुर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, रोगी चल नहीं सकता
का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो रोगी चल नहीं सकता, इसका भाववाच्य में रूपांतरण करना है। वाच्य की बात करते हैं। वाच्य जो है 3 तरह के होते हैं। एक हो जाता है कर्तवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और एक जो है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और एक जो है तीसरा हो जाएगा भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य जैसे कि रोगी चल नहीं सकता, तो यहाँ पे क्रिया जो है कर्ता के अनुसार आएगी, रोगी के अनुसार आई, रोगी चल नहीं सकता। अगर यहाँ पे मान लीजिए होता गाय, तो गाय चल नहीं सकती, तो यहाँ पे जो है क्रिया सकता या शक्ति में चेंज किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार। तो वहाँ पे जो है कर्तवाच्य हो जाता है। तो ये जो वाक्य है ये कर्तवाच्य है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। जैसे कि राम के द्वारा सेब खाया गया। अब सेब जो है यहाँ पे कर्ता बदल देते हैं, मान लीजिए सीता कर देते हैं, तो सीता के द्वारा भी क्या होगा? सेब खाया गया, ना कि खाई गई नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए रोटी कर देते हैं सेब की जगह, सेब जो कि कर्म है, अब यहाँ पे कर्म को हमने बदला, तो राम के द्वारा रोटी क्या होगा? खाई गई, या सीता के द्वारा रोटी खाई गई। तो जब कर्म के अनुसार क्रिया आएगी तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा, कर्ता के अनुसार आएगी तो कर्तवाच्य होगा, और जहाँ पे भाव प्रधान होगा वहाँ पे भाववाच्य होगा। तो इसमें जो है ज़्यादातर असमर्थता जहाँ पे प्रकट होती है या समर्थता जहाँ पे प्रकट होती है वहाँ भी भाववाच्य होता है। तो रोगी से चला नहीं जाता, इसका हो जाएगा रोगी चल नहीं सकता, तो यहाँ पे रोगी से चला नहीं जाता, यहाँ पे असमर्थता प्रकट हो रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रोगी चल नहीं पाएगा ये तो कर्तवाच्य ही हो जाएगा। रोगी चल नहीं पा रहा है ये भी कर्तवाच्य होगा। रोगी नहीं चलेगा ये भी कर्तवाच्य होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? चिरंतन का आपको विलोम बताना है। दिया गया है अनस्वर, अनस्वर नहीं होगा, अल्पजीवी भी नहीं होगा, नस्वर। चिरंतन मतलब जो हमेशा रहे, और नस्वर मतलब नष्ट होने वाला, तो नस्वर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए प्रवर का विलोम क्या होगा? प्रवर। युयोत्सा का विलोम क्या होगा? युयोत्सा। और इसके अलावा विधवा, विधवा का विलोम क्या होगा? और लब्ध, लब्ध का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों प्रवर का विलोम हो जाएगा अवर। युयुत्सा, युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मैत्री। विधवा, विधवा का क्या होगा? तो विधवा का विधो नहीं होगा, विधो तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा। विधवा का विलोम आपको बताना है, तो विधवा का हो जाएगा सधवा। विधवा मतलब जिसका पति मर चुका हो, सधवा मतलब जिसका पति हो अभी जिंदा हो। तो विधुर का क्या होगा? विधुर का बताइए क्या होगा? तो विधुर जिसकी पत्नी मर चुकी हो, और इसका विलोम क्या होगा? सपत्नीक, यानी जिसकी पत्नी साथ हो। लब्ध का विलोम क्या होता है? लब्ध का हो जाएगा लब्ध मतलब प्राप्त किया हुआ, और इसका हो जाएगा प्रदत्त। प्रदत्त मतलब दिया गया, प्रदान किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल नस्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यति का क्या अर्थ है? तो यति का अर्थ क्या होगा? चरण, या गण, या विराम, या प्रवाह। तो चरण मतलब तो स्टेप होता है या पैर होता है, ये तो होगा नहीं। गण मतलब समूह होता है, नहीं होगा। प्रवाह नहीं होगा। विराम। यति जो है क्या होता है? जब किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ पे हमें रुकना पड़ता है उसको बोलते हैं यति। जैसे कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो यहाँ पे जो है रहमन पानी राखिए के बाद आपको रुकना पड़ा, तो ये जो है क्या हो जाएगा? यति। तो छंद में जहाँ पे रुकना पड़ता है, विराम लेना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? यति। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? दिया गया है भारत बंधु नहीं होगा, भारत मित्र भी नहीं होगा, बाल बोधनी। बाल बोधनी पत्रिका का संपादन किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इसके अलावा जो है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा ये भी पत्रिका इन्हीं के द्वारा संपादित की गई थी, कवि वचन सुधा। और इसके अलावा जो है एक पत्रिका अक्सर पूछी जाती है, ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। इसके अलावा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हिंदी प्रदीप का संपादन किया था पंडित बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? तो नाग का आपको पर्यायवाची बताना है। दिया गया है रथ, रथ यहाँ पे नहीं हुआ, सारंग। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है सारंग। सारंग जो है नाग का पर्यायवाची होता है। हाटक की बात करते हैं तो हाटक होता है सोना का, गोल्ड। और चारों मतलब क्या होता है? सुंदर। और इसके अलावा नाग के पर्यायवाची आप याद रखेंगे काकोदर, काकोदर हो जाएगा। इसके अलावा अहि, अहि, फणीस, फणीस हो जाएगा। व्याल हो जाएगा, व्याल। और उरग, और इसके अलावा पन्नग। तो ये सभी जो है नाग के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है दाम संवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दाम संवारे काम, दूसरे के धन का फायदा उठाना, ये नहीं होगा। पैसा सब काम करता है, दाम संवारे काम, दाम यानी पैसा, संवारे काम, तो पैसे से हर काम हो जाता है, पैसा सब काम करता है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है दिया गया है झरना के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। तो झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं, आंसू हो जाएगा। और लहर, लहर जो है इनकी रचना है कामायनी, याद रखेंगे कामायनी। और इसके अलावा प्रेम पथिक, प्रेम पथिक। तो ये जो है इनकी रचनाएं हो जाती हैं जयशंकर प्रसाद जी की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? विद्यापति किस भाषा या बोली से संबंधित कवि हैं बताना है आपको। मैथिली या बघेली या मराठी या मगही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। विद्यापति जो है मैथिली भाषा से संबंधित कवि हैं। और इनकी रचनाएं आप याद रख सकते हैं कीर्तिलता, कीर्तिलता जो है याद रखेंगे। और इसके अलावा कीर्ति, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और एक जो है पदावली। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद आपको बताना है आग्नेय धन अस्त्र, या आग्नेय धन यास्त्र, या आग्नेय धन यास्त्र, या आग्धन न्यास्त्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आग्नेय धन अस्त्र। यहाँ पे संधि कौन सी होगी? तो या में जो है ऑलरेडी छोटा आ है और इधर भी आ है, अस्त्र में दोनों आ मिल करके बन जाते हैं बड़ा। और क्या बन जाता है? आग्नेयास्त्र। संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि यहाँ पे हो जाएगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दिया गया है असित और अशित। तो असित और अशित, यहाँ पे जो है दिया गया है इच्छा। असित मतलब इच्छा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो गया। असित मतलब होता है काला, असित मतलब होता है काला, तो काला इसमें केवल दिया गया है बी ऑप्शन में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और ये वाला जो असित है इसका मतलब क्या होता है? खाया हुआ। असित मतलब खाया हुआ और असित मतलब काला, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा बताइए अभिज्ञ और अविज्ञ, और एक हो जाता है आर्द्र, आर्द्र, और एक हो जाता है आर्द्र। और इसके अलावा जो है एकांकी, एकांकी, और एक जो है एकांगी। तो ये जो है सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, इनका जो है आपको अर्थ बताना है। अभिज्ञ मतलब क्या होता है? अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, यानी जानने वाला, जो जानकारी रखता है, जानकार। और अविज्ञ मतलब क्या होता है? तो अविज्ञ मतलब होता है मूर्ख, विज्ञ मतलब जानकार, और अविज्ञ मतलब होता है मूर्ख। आर्द्र मतलब क्या होता है? आर्द्र मतलब होता है दुखी। और ये वाला जो आर्द्र है इसका मतलब क्या होता है? गीला। एकांकी मतलब क्या होता है? एक अंक वाला नाटक, एक अंक वाला नाटक को क्या बोलते हैं? एकांकी बोलते हैं। और एकांगी मतलब क्या होता है? एक अंग वाला, एक अंग वाला। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा,
और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।